Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of Daily News Analysis. Today is 29th of January 2025. I am Naresh Sharma, going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले हम चलते हैं कुछ प्रीवियस डे सेशन के बेसिस पर MCQs जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जो एनपीएस में गारंटी नहीं थी, फ्लक्चुएशंस थे, मार्केट की फ्लक्चुएशन से वो लिंक्ड था, तो उसको सॉल्व करने के लिए गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट की बात हो रही है इस यूपीएस में. व्हेन इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो ये होगी आपकी 1 अप्रैल 2025 को. इस डेट से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये पेंशन स्कीम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसका क्या फीचर नहीं होगा? तो देखो इसका फीचर है कि 50% की जो है एक उनको पेंशन, अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो 60% उसकी फैमिली को पेंशन, जो लास्ट जो पेंशन थी उसका 60%, और 10% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा और एम्प्लॉय करेगा. लेकिन मार्केट के हिसाब से जो लिंक इसको करना, ये इसका फीचर नहीं है. ये फीचर एनपीएस में था, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम आई थी. व्हाट इज द मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन? अगर कोई 10 इयर्स तक सर्विस करता है तो उसको मिनिमम कितना पेंशन मिलेगा? तो भाई उसको कम से कम 10,000 पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा जिसने मिनिमम 10 ईयर की सर्विस की है. Which two Indian cities have been accredited as wetland cities under the Ramsar Convention? तो रामसर कन्वेंशन में अभी रिसेंटली इंदौर और उदयपुर, ये दो सिटी हैं, इनको रामसर कन्वेंशन में सिटीज की फॉर्मेट में इनको इंक्लूड किया गया है. और इंडिया की ये पहली दो सिटी हैं और फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई सिटी ऐसी है जिनको रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया है. व्हाट इज रामसर कन्वेंशन प्राइमरीली कंसर्न? तो रामसर कन्वेंशन का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है प्रिजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. तो जितने भी वेटलैंड्स होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन और उनका रिस्पॉन्सिबल यूज, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. Which of the following is an example of natural wetland according to the Ramsar Convention? ये फिश पॉन्ड्स हैं, नहीं है. राइस पैडीज, नो. मैंग्रोव, यस. रिजर्वायर्स, नो. नेचुरल में ये काउंट होते हैं मैंग्रोव्स, जबकि रिजर्वायर वगैरह मैनमेड बना दिए जाते हैं, इसीलिए नहीं, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नेचुरल वेटलैंड्स. तो नेचुरल वेटलैंड की कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया जाता है. What does the wetland city accreditation provide to cities? ये क्या प्रोवाइड कराता है? फाइनेंशियल सपोर्ट या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? हाँ, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराता है फॉर एफर्ट्स टू कंजर्व वेटलैंड्स. तो इंटरनेशनल लेवल पर जब ये सिटीज जो है रामसर कन्वेंशन में ऐड हो जाती हैं तो उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है. हाउ ऑफन मस्ट वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन बी रिन्यूड? उसको कैसे कब रिन्यू होता है? तो एवरी 6 ईयर पर उसको रिन्यू किया जाता है. ये चेक किया जाता है कि भाई इनको हमने रामसर कन्वेंशन में ऐड तो किया, तो क्या इन्होंने कंटिन्यूसली उसके लिए वर्क किया कि नहीं किया, उसको प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया, प्रमोट किया, उसके रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर किया. तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं. अब हम चलते हैं आज की एक न्यूज पर, वो है छावा कंट्रोवर्सी. अभी एक मूवी आ रही है और उसका नाम है छावा. ठीक है, इस मूवी पर कंट्रोवर्सी आई है और इस मूवी को लेकर के कुछ जो इश्यूज हैं वहां से हमारे एग्जाम के पर्पज के लिए कुछ पॉइंट निकलते हैं, वो हम देख लेते हैं. ठीक है, मूवी का नाम है छावा. इसमें विकी कौशल ने जो है एक्टिंग की है और ये जो मूवी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर. ये जो छत्रपति संभाजी है, जो छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उनके एल्डर सन थे ये, सबसे बड़े बेटे.
तो उन्हीं के लाइफ पर है। और ये इनका जो रूल था मराठास में, वो औरंगजेब के टाइम में ये रूल करते थे और कई बार उनका एनकाउंटर भी होता था मुगल्स के साथ में। अब इस मूवी को लेकर के जो इशू आया है, वो कंट्रोवर्सी आई है, वो इसलिए आई है कि एक डांस होता है लेजिम डांस। अब इस मूवी में भी लेजिम डांस को शो किया गया है, लेकिन उस लेजिम डांस को इन्होंने कुछ अलग तरह से किया है जो कि मराठा कम्युनिटी को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस मूवी पर बैन लगाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि ये लेजिम क्या है। देखो, ये जो कंट्रोवर्सी है ये हमको पॉइंट्स देती है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठाने के। तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेजिम की अगर बात करें तो इस लेजिम को हम लेजियम भी कह देते हैं। एक ट्रेडिशनल फोक डांस है और वो भी कहाँ का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है उनका। इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है और ये जो लेजियम है वो ये है। ठीक है, इसको यूज करके डांस किया जाता है। एक टाइम वो था जब मराठा जो सेना होती थी, मराठे जो होते थे, वो इसका यूज करते थे। कुछ डिफरेंट चेंजेस अब हो गए हैं इसमें। उस समय इसका यूज किया जाता था अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, अपने आप को टॉलरेंट बनाने के लिए, मसल्स बिल्डअप करने के लिए, फिटनेस के लिए इसका यूज होता था। और बाकी तो बाद में फिर 1986 के आसपास से इसको एज ए फोक डांस में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी मराठा कम्युनिटी, जो मराठा एम्पायर था, उसमें इसको यूज किया जाता था। अभी इसको जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है ना। उस समय इसको मराठा वॉरियर्स जो होते थे वो फिजिकल ट्रेनिंग में इसको यूज करते थे। ठीक है, फोक डांस फॉर्म इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन 1986, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी लाइफ पर ये मूवी बेस्ड है। ये छत्रपति संभाजी महाराज एल्डर सन है किसके, छत्रपति शिवाजी महाराज के, है ना। और ये फिर अपने गद्दी पर बैठे थे, उस थ्रोन पर बैठे थे, अपने जो हाफ ब्रदर थे राजा राम, उनके अगेंस्ट में युद्ध वगैरह करके। और यहाँ से कई बार ऐसे मिडिवल एज से क्वेश्चन बन जाते हैं हिस्ट्री में कि बोला संभाजी महाराज किस मुगल एम्परर के कॉन्टेम्परेरी थे, तो ये थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के कॉन्टेम्परेरी थे ये रहा औरंगजेब। उस समय पर ये रूल करते थे और जब औरंगजेब अपनी पावर को दक्कन में एक्सटेंड करना चाहता था तब इनका कई बार इनसे एनकाउंटर होता था। नेक्स्ट है आपके पास में टाइडल फ्लडिंग इन एर्नाकुलम केरला। ये देखने में तो इश्यू हमको लग रहा है कि इट्स अ इश्यू ओनली रिलेटेड विद एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ ग्लोबल इश्यू। बिकॉज ये अभी यहाँ पर हुई है तो हम इसको केरला के एर्नाकुलम से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में ऐसी टाइडल जो फ्लडिंग है वो देखने को मिल रही है कि जो रीजन ओशियन के आसपास में होते हैं, सी के आसपास होते हैं, वहां पर टाइड्स आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पर क्या हुआ है, जो सी का लेवल है, वाटर का लेवल है, वो बढ़ गया है। तो अब जब हाई टाइड आती है तो आसपास की कॉलोनीज तक वो पानी पहुंचने लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कोई कॉलोनी है, रेजिडेंशियल एरिया है, जो कि ओशियन की कोस्ट से काफी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पहले पानी नहीं आता था। अब वहां पर फ्लड की वजह से जो टाइड्स आती हैं उनसे फ्लड आ जाता है। इसी को हम टाइडल फ्लड कहते हैं। कई बार इसको हम न्यूजेंस फ्लडिंग कहते हैं, बड़ा अचानक से आ गई, फालतू का न्यूजेंस क्रिएट कर दिया। कई बार इसको हम सनी डे फ्लडिंग भी बोलते हैं, जब अच्छा सनी डे होता है, मींस सनलाइट अच्छी खासी उस दिन अवेलेबल होती है और सन की जो पोजीशन है वो थोड़ा अर्थ के एंगल्स में जो है फिट बैठती है और उसकी वजह से जो ओशियन का वाटर है सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि टाइड बनती है। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, काफी डेप्थ कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी समझाएंगे इसको।
कॉजेज क्या है इसके टाइप ऑफ फ्लडिंग के? कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन विंड पैटर्न। एक तो इशू है कि ग्लोबल वार्मिंग या और अदर रीजंस की वजह से जो विंड चलती हैं उनके पैटर्न में चेंज आ जाता है। कई बार शिफ्ट्स इन ओशियन करंट्स, कई बार जो ओशियन करंट्स होती हैं वो अपना रूट जब चेंज कर लेती हैं तो उसकी वजह से भी टाइडल फ्लडिंग होती है। स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स, कई बार बहुत ऊंची ऊंची टाइड आ जाती हैं तो आसपास के एरियाज में पहुंच जाती हैं। विच आर मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग फुल और न्यू मून्स, और मोस्टली अमावस्या या जो पूर्णिमा होती है उसके टाइम पर ये आते हैं। हाई टाइड जो फ्लडिंग है कैटेगराइज इनटू 3 लेवल्स में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर माइनर है, फिर मॉडरेट है, फिर मेजर है। मींस बहुत बड़ी टाइड आ जाती है। क्या क्या कंसर्न है अब इससे रिलेटेड कि ये डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है कि जो 10 मिनट पहले जो रोड एकदम सूखे थे, है ना, कार चल रही थी, पूरा ट्रैफिक चल रहा था, मार्केट चल रही थी, दुकान वाले अपना जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, है ना, अब अचानक से वहां पर अगर टाइड आ जाती है और घरों में पानी घुस जाता है, पूरे रोड्स पर पानी हो गया, दुकानों में पानी घुस गया, तो डेली जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबमर्जिंग रोड्स सर्विसेज, डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार डैमेज हो जाता है, लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेस फॉर बिजनेसेस, को इकोनॉमिक लॉसेस तो होंगे ही। इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स कोस्टल इरोजन, जो वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड होती है, सॉइल होती है, वो इरोड हो जाती है, तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वो बह जाती है और उससे भी होता है। नेगेटिवली इम्पैक्ट हैबिटाट्स, अब उस एरिया में चाहे वो ह्यूमन का हैबिटाट हो या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट हो, वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कंटेमिनेट्स ऑफ फ्रेश वाटर सोर्सेज, अब उस एरिया में जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज होते हैं, वेल होते हैं, हैंड पंप होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं या अदर वाटर सप्लाई के सोर्सेज होते हैं, उसमें ओशियन का पानी घुस जाता है और उस वाटर को साल्टी कर देता है। ठीक है, तो ये भी इश्यूज होते हैं। रिपीटेड फ्लडिंग फोर्सेस कम्युनिटीज टू मूव, अब अगर ये सेम सिचुएशन बार बार होने लगती है, रिपीट होने लगती है, तो कम्युनिटीज फिर उस एरिया को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाती है। अब अगर ऐसी प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा हुई तो बहुत सारी कम्युनिटीज कोस्टल एरिया से मूव करेंगी, उस रीजन को छोड़ देंगे और कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन कम्युनिटी के लिए और फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। So guys, this was for today and we will meet again in another session with another topic. So आज के लिए इतना ही। Thank you, bye bye, take care.